गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपको लेसन 2 जो पिछले वीडियो में आपको हम पढ़ाए थे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम स्पेंडर का, स्टेफन स्पेंडर का, तो आज हम उसमें आपको पिछले वीडियोस में 2 स्टेंजा हमने आपको पढ़ाया था। तो आज हम आपको 3rd स्टेंजा के बारे में बता रहे हैं। तो प्रिय स्टूडेंट्स, आप ध्यान से समझेंगे, थोड़ा चैप्टर बड़ा है। तो यहाँ पर जब स्टेफन इंटर्स करता है उस स्लम क्लास में, उस जो स्लम एरिया में जो बना हुआ क्लासरूम है, जब वहाँ प्रवेश करता है तो उस क्लासरूम में जो गिफ्ट दिया गया था उसके बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा। लेकिन यहाँ पर पढ़ेंगे जो विभिन्न प्रकार के जो वहाँ पर फ़ोटो लगाए गए हैं क्लासरूम में, तो उन फोटो का बच्चों के लिए, जो स्लम चिल्ड्रन हैं, उनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। देयर इज नो इम्पोर्टेंस ऑफ दोज फोटोज फॉर दीज चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, ध्यान देखें। श्योरली शेक्सपियर इज अ विक्ड। निश्चित रूप से इन बच्चों के लिए जो विलियम शेक्सपियर का जो फोटो लगा हुआ था, वहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर के लिए जो फोटो वहाँ पर उनका लगा हुआ था, तो निश्चित रूप से कवि कहता है कि वो फोटो उनके लिए कुछ नहीं था। यानी विलियम शेक्सपियर उनके लिए एक विक्ड पर्सन था। विलियम शेक्सपियर वाज एन अनसिविलाइज्ड पर्सन फॉर दीज चिल्ड्रेन। तो इन बच्चों के लिए वह जो है एक विक्ड पुरुष था। कौन? विलियम शेक्सपियर। और जो मानचित्र लगाया गया था, द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल। और इन बच्चों के लिए जो मैप लगा था, जो जिस पर दर्शाया गया था कि देखो विश्व में देखो कहाँ कहाँ अच्छे अच्छे घर हैं, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स हैं, जो वहाँ पर दर्शाया गया था, तो उनके लिए वो मैप भी बुरा था। निश्चित रूप से विलियम शेक्सपियर उनके लिए दुष्ट पुरुष था, एक अनसिविलाइज्ड पर्सन था। मैप इज अ बैड एग्जाम्पल। और जो मैप था उनके लिए भी बुरा था, उनके लिए कुछ भी नहीं था। विथ शिप्स एंड सन, कुछ फोटो ऐसे लगे हुए थे जिन पर जो है शिप्स, यानी उन फोटो में नदियों का दृश्य होगा या झरनों का चित्र होगा, जिस पर जो है उन जहाँ पर कई जहाँ पर कई शिप्स थे, बोट, नाव थे, जहाज थे, और फिर सन, वहाँ पर उगते हुए या फिर डूबते हुए सूर्य का भी उसमें चित्र दर्शाया गया था। यानी वहाँ पर कुछ फोटो ऐसे थे जहाँ पर, जिन फोटो में माने नदी का दृश्य था और उसमें जहाज, बड़े बड़े जहाज थे, बड़े बड़े शिप्स थे, और डूबते हुए या फिर निकलते हुए सूर्य का चित्र था। एंड लव, फिर देखिए यहाँ पर 3 वर्ड है, शिप्स, सन एंड लव। इन 3 वर्ड्स को ध्यान दें। वहाँ पर जो चित्र था उसमें नाव थे और डूबते हुए निकलते हुए सूर्य के चित्र थे, सूर्य का चित्र था। और फिर लव, जहाँ पर यानी नाव में जो बैठे हुए थे वे एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रदर्शित कर रहे थे, लव एक्सप्रेसिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर एक फिर आगे कवि कहता है कि स्टेफन व्यक्त करते, टेम्पटिंग देम टू स्टील। जो उन बच्चों में लालच, टेम्पटिंग का मतलब होता है लालच उत्पन्न करना। यानी इन चित्रों को, इन सुंदर चित्रों को देख करके उनके मन में सिर्फ इन्हें चुराने के लिए लालच उत्पन्न हो रही थी। यानी इनके मन में लालच उत्पन्न हो रहा था, यानी इनको चुराने के लिए। टेम्पटिंग देम, जो उन्हें उकसा रहे थे, टेम्पटिंग मतलब उकसाना या लालच उत्पन्न करना, देम उन्हें टू स्टील, चुराने के लिए। यानी जो कुछ ऐसे चित्र थे उस क्लासरूम में जिस पे नदी का दृश्य था, नदी में नाव का दृश्य था, और नाव में बैठे हुए जो भी लोग थे वे प्रेम प्रदर्शित पुरुष थे, माने व्यक्ति थे, जिन्हें देख करके ऐसा लगता था वे उनको चुराना चाहते थे, उनको अपनाना चाहते थे, उनको ले लेना चाहते थे, ऐसा लगता था। फिर आगे कवि कहता है, फॉर लाइफ्स, कवि
इन जो स्लम चिल्ड्रन हैं इनके जीवन के बारे में यहाँ पर दर्शा रहा है इस लाइन में। फॉर लाइफ्स, इनकी जो जिंदगी है, दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्टेड होल, इनकी जो जिंदगी है, कवि कहना चाहता है इनकी जो जिंदगी है वो बिल्कुल माइजरेबल है, बहुत कष्टप्रद है, जो इनको मजबूर कर देता, स्टाइली माने मजबूर कर देता है, टर्न वापस जाने के लिए, स्लाइली माने जो गुप्त रूप से, स्लाइली का मतलब होता है गंभीरता पूर्वक, या जो मजबूर कर दे, टर्न वापस जाने के लिए, इन देयर क्रैम्प्टेड माने ठूसा हुआ, यानी होल में, होल यहाँ पर होल का जो अर्थ है क्रैम्प्टेड होल, यानी इनका जो स्लम है, यानी जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उन झुग्गी झोपड़ियों में बहुत से लोग रहते हैं या अपना पूरे परिवार के साथ रहते हैं, जहाँ पर कहा गया है क्रैम्प्टेड होल। क्रैम्प्टेड होल का मतलब तंग घर, इनका छोटे छोटे घरों में, यानी छोटे छोटे घरों में जहाँ पर कई लोग रहते हैं, क्रैम्प्टेड होल। फिर से समझ लें, फॉर लाइफ्स, इनकी, क्योंकि इनका जो जीवन है, दैट, ये जीवन किस प्रकार बिताते हैं कि इनका जीवन दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्टेड होल, जो मजबूर कर देता है, इनका जीवन ऐसा है कि जो मजबूर कर देता है वापस इनके तंग घरों में रहने के लिए, यानी इनके छोटे से उस गलियारा में रहने के लिए, छोटे से गली में रहने के, छोटे से घर में रहने के लिए मजबूर कर देता है। यानी इनका जीवन ऐसा है कि जो छोटे से घरों में ही ये अपना पूरा जीवन बिता देते हैं कष्टप्रद रूप से। और फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, इसका अर्थ फ्रॉम फॉग, फॉग का अर्थ होता है कोहरा, अंधकारपूर्ण, यानी शाम के अंधेरे से, सूर्य जब डूबता है तब से, दिन भर तो उजाला थोड़ा बहुत रहता है, ये भाई अब स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ, लेकिन जब शाम होती है तो शाम के अंधेरे से भरे हुए, कोहरा और अंधेरे से भरे हुए रात्रि तक, पूरी रात भर वे अपने क्रैम्प्टेड होल में रहते हैं। क्रैम्प्टेड होल का मतलब वही अपने छोटे से उस झुग्गी में अपना पूरा जीवन बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फ्रॉम फॉग, शाम के अंधेरी, शाम के समय से, यानी रात भर, शाम के अंधेरे से भरे हुए समय से लेकर पूरी रात तक वे अपनी छोटे से क्रैम्प्टेड होल में, छोटी सी घर में, छोटे से झुग्गी में पूरी रात मजबूर हो जाते हैं रहने के लिए, बिताने के लिए। और ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग क्या होता है? कभी कहता है कि जो स्लैग का मतलब होता है, जैसे कोई मटेरियल वगैरह जब कोई हम बनाते हैं तो उसमें से कुछ बेकार मटेरियल्स निकल जाता है। जैसे कोई चीज़ बनता है तो उसमें से कुछ बेकार चीज़ें बच जाती हैं, जो बेकार चीज़ें, यूजलेस थिंग्स जो बच जाता है, उसी को स्लैग बोला जाता है, स्लैग। तो यहाँ पर इसका क्या अर्थ है? ऑन देयर स्लैग हीप, हीप माने ढेर, हीप का जो अर्थ होता है ढेर। इसका मतलब स्लैग का मतलब कूड़ा करकट का ढेर। ये अपने कूड़े करकट के ढेर पर ही रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कौन? ये जो चिल्ड्रन है, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे स्लैग हीप पर रहते हैं। जो कूड़ा है, जो करकट है, जो गंदी चीज़ें हैं वहाँ पर, यहाँ पर कचरा बहता है वहाँ पर उनकी ज़िंदगी ऐसी है कि थोड़ा सा जगह है जहाँ पर एकदम जो गंदगी से भरा हुआ है। तो ये जो बच्चे हैं ऑन देयर स्लैग हीप, वे अपने कूड़े करकट से भरी हुई हीप पर ही अपने जीवन को बिताते हैं। और फिर कभी, अब इस लाइन में कभी बताता है कि जो बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, दिखने में कैसे लग रहे हैं। देखिए, दीज चिल्ड्रेन वियर स्किन्स, दीज चिल्ड्रेन, ये जो बच्चे हैं, वियर पहने हुए हैं, स्किन्स चमड़ा, यानी स्किन का मतलब समझ रहे हो। दीज चिल्ड्रेन, पहले शाब्दिक अर्थ लीजिए, फिर शब्द को फिर बता रहे हैं कन्फर्म करके। दीज चिल्ड्रेन वियर, ये जो बच्चे हैं, वियर पहने हुए हैं, स्किन चमड़े,
पिप्ड झांक रहा है, दिख रहा है, थ्रू बाई बोन्स हड्डियां, जिनमें हड्डियां दिख रही हैं। इसका अर्थ कि जो बच्चे हैं जिनके शरीर पर केवल चमड़े दिखते हैं, बहुत गरीब हैं ये जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, इनके शरीर पर चमड़े बिल्कुल दिख रहे हैं, चमड़े यानी एक क्लॉथलेस हैं। बच्चे इतने गरीब हैं कि इनके पास कपड़े नहीं हैं और इनके शरीर पर ऐसा लगता है कि कपड़े के रूप में केवल स्किन हो, और स्किन भी है वो भी थ्रू बाई बोन्स, जहां से इनकी हड्डियां भी दिख रही हैं। यानी कि फिजिकल रूप से ये बहुत कमज़ोर हैं। दे आर वेरी वीक फिजिकली, क्योंकि बहुत कमज़ोर हैं। दीज चिल्ड्रेन वियर स्किन्स पिप्ड थ्रू बाई बोन्स। ये जो बच्चे हैं बिल्कुल इनके चमड़े बिल्कुल ऐसा लगता है कि चमड़े पहने हुए हैं, केवल इनके शरीर पर चमड़े हैं और उन चमड़ों पर से इनकी हड्डियां बिल्कुल दिख रही हैं, झांक रही हैं। पिप्ड झांकना, दिखना, तो जिनकी हड्डियां दिख रही हैं बिल्कुल। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। भाई ये बच्चे बहुत काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, जिनके कारण से इनको आँखों की भी बीमारी है, इनको आँख से साथ दिखता भी नहीं। तो एंड स्पेक्टल्स ऑफ स्टील, और इनके जो चश्मे आप देख रहे हो, जैसे मैं चश्मा पहना हुआ तो हमारा चश्मा काफ़ी हल्का है, इसका फ्रेम बहुत अच्छा है, बहुत हल्का है, पता नहीं चलता। तो इन बच्चों के जो चश्मे हैं वो बिल्कुल भारी भरकम वाली स्टील के हैं। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, इनके जो चश्मे हैं जो ये पहनते हैं ये स्टील के हैं। और मेल्टेड ग्लास, और इनके जो ग्लास, उसमें चश्मे में जो ग्लास लगा है, जो गोला शीशा लगा है, बिल्कुल वो मेल्टेड, जिसपे उसमें मेल्टेड किया गया है, उसको जैसे बनाया गया है। मेल्टेड ग्लास का मतलब वो टूटे हुए शीशे को जोड़ जोड़ के बनाया गया है। तो इनके जो माने कि जो चश्मे हैं वो स्टील के बने हुए हैं, और उसमें जो ग्लास है मेल्टेड, टूटे हुए शीशे को जोड़कर बनाया गया है। और शीशे के टुकड़े कैसे हैं? लाइक बॉटल्स बीट्स ऑन दी स्टोन्स, जैसे किसी पत्थर पर कोई बॉटल गिरता है और उसके टुकड़े उसी टुकड़े से जैसे बनाया गया है। यहाँ पर ध्यान में देने की बात है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, उनके जो शीशे हैं बिल्कुल, ये जो शीशे हैं बिल्कुल ये जैसे टूटे हुए हैं। शीशे भी कई पार्ट्स में टूटे हुए हैं और वो जोड़े गए हैं, मेल्टेड किए गए हैं। तो स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेल्टेड ग्लास, इनके जो चश्मे हैं वो स्टील के हैं और उसमें जो ग्लास है वो मेल्टेड किए गए, मेल्टेड ग्लास। उनमें जो शीशा है, गोला शीशा है, वो टूटा हुआ है। कैसे टूटा हुआ? बॉटल्स बीट्स आमिश, जैसे पत्थर पर कोई बॉटल टूट जाता है और टूटे हुए टुकड़े के समान जो है इनके शीशे का ग्लास है जो मेल्टेड किया गया है। All of their time and space are foggy slum। क्या गजब एरिया, यहाँ पर ध्यान में रखना है। All of their time, उनका पूरा समय, स्पेस, जो स्पेस स्थान होता है स्पेस का, लेकिन यहाँ पर टाइम एंड स्पेस मतलब उनका पूरा स्थान और पूरा समय, वे अपना पूरा समय उसी स्थान पर बिताते हैं, स्पेस पर बिताते हैं। और भी स्पेस नहीं है, और भी स्थान नहीं है खेलने के लिए, टहलने के लिए। जो भी स्थान है वहाँ पर वो अपना पूरा समय बिताते हैं। जो फॉगी स्लम है, फॉगी का मतलब जो अंधकार से भरा हुआ है, जो कुहरे से भरा हुआ, जो अंधकार से भरा हुआ है। स्लम वो जो झुग्गी झोपड़ियों वाला जो एरिया है, जो वह झुग्गी झोपड़ियों वाला एरिया है वो पूरा फॉगी है, पूरा अंधकार से भरा हुआ है, जहाँ पर वे अपना पूरा समय बिताते हैं। अंतिम लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लास्ट लाइन आपको ध्यान से समझना है, पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं CBSE पैटर्न में। So blot their maps with slums as big as dome। इस अंतिम लाइन बहुत ही गजब का लाइन है। इस लाइन में कवि स्पेंडर ने अपने दर्द को व्यक्त कर दिया है। इन बच्चों के प्रति जो दर्द है तो उसको व्यक्त किया है। इसलिए कवि कहता है कि जो मैप है, जिस मैप में दर्शाया गया है कि देखो यहाँ पर इमारत है, यहाँ पर नदी है, यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर ये शहर है, यहाँ पर यह शहर है, तो कवि ने कहता है कि इन जो मानचित्र में सबका दर्शाया गया है,
कौन कहाँ है, ये चीज़ दर्शाया गया है, लेकिन इन गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को कहीं दर्शाया नहीं गया है। यानी कि जितने भी लोग हैं इनकी कंडीशन को नहीं कोई देखा है, यानी इनके बारे में भी कहीं दर्शाया जाना चाहिए। इसलिए कवि थोड़ा नाराज होकर, काफ़ी दुखी होकर कवि कहता है कि इसलिए सो ब्लॉट देयर मैप्स। इसलिए ब्लॉट का मतलब क्या होता है? काला धब्बा लगाना। ब्लॉट का अर्थ होता है मिटाना भी, लेकिन यहाँ पर ब्लॉट का अर्थ होता है काला धब्बा लगाना। इसलिए कवि कहता है कि इसलिए इस जो मानचित्र है इस पे काला धब्बा लगा दो, ब्लॉट देयर मैप्स। इसलिए उनके मैप पर, उनके मानचित्र पर काला धब्बा लगा दो विथ स्लम्स। स्लम्स माने झुग्गी झोपड़ियों का, यानी ये जो झुग्गी झोपड़ियों वाला एरिया है, यानी इनको भी दर्शा दो। ये जो मानचित्र है, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स दर्शाए गए हैं, समुद्र दर्शाए गए हैं, नदी दर्शाए गए हैं, तिन्हीं के बगल में यानी इनका भी काला धब्बा लगा दो, यानी निशानी लगा दो, काला धब्बा लगा दो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये स्थान है जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों वाले गरीब लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में। कहने का मतलब कि ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डोम। डोम का मतलब क्या होता है? देखो, डोम का अर्थ होता है नर्क, लेकिन डोम का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर अर्थ है बड़े बिल्डिंग से तात्पर्य है। और एक डोम का अर्थ होता है कयामत के दिनों में। डोम का जो अर्थ होता है कयामत के दिनों में, अंतिम समय में। और डोम का दूसरा अर्थ नर्क, तीसरा यहाँ तो डोम का मतलब बहुत बड़े बिल्डिंग से अर्थ है, एज अ लार्ज बिल्डिंग। तो कभी कहता है कि इनके मैप्स को, इनके मैप पर, इनके मानचित्र पर, यानी कि इन स्लम का, ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, इनका भी काला धब्बा लगा दो, एक निशानी लगा दो, एक मार्क लगा दो, हैं, जैसे कि एज बिग एज डूम, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का मार्क लगाया गया है। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारत यहाँ मानचित्र में दर्शाए गए हैं, वैसे इनके भी जो है स्लम का जो है एक धब्बा लगा दो, काला धब्बा लगा दो, ताकि लोगों को। काला धब्बा क्यों कहता है? काला धब्बा ये इसलिए कहता है कभी कि काले धब्बे का मतलब ताकि लोग ये जान जाए कि यहाँ के रहने वाले लोग बिल्कुल अंधकार में रहते हैं, यानी इनका जीवन काफ़ी कष्टप्रद है, अंधकारपूर्ण है। तो इसलिए कवि इस कविता स्टैंजा 3 में हम लोग देख रहे हैं, कवि ने कभी जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, पोएट इज अ सोशल पर्सन, और इन दिस लाइन्स आपको समझना है कि इन दिस लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेस फॉर दिस चिल्ड्रेन द विलियम शेक्सपियर इज अ अनसिविलाइज्ड पर्सन। William Shakespeare is an uncivilized person. The map is a bad example for them. The photos on which there are many beautiful and nice scenery, actually there is no interest in their hearts for these children for nice things. These children only live in their hearts that is full of darkness and foggy. The pitiable condition of these children. When we read this poem, the pitiable condition of these children melts our hearts when the poet expresses the poor condition of these poor children. Actually, these children are very weak. We can see their bones also through their body. Their spectacles are also made of steel and broken glasses. Their condition are very pitiable. So we can say that a poet has expressed very pitiable condition of the children that tears our hearts and eyes. So हम लोग जान चुके हैं कि इस पोएम वास्तव में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा है। इस पोएम में जो है कवि ने बहुत अच्छे तरीके से इन